नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक में फिलहाल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, स्टॉक भागने के लिए तैयार नज़र आता है। तो मेरा व्यू क्या है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो अधेसिव्स एंड सीलेंट से 54.2% का रेवेन्यू आता है, कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल से 19.9%, एयर एंड क्राफ्ट मटेरियल से 7.1%, इंडस्ट्रियल रेजिन से 6.4% और अदर सेगमेंट से 0.8% का रेवेन्यू आता है। तो मेन फोकस तो अधेसिव्स पे है। कस्टमर सेगमेंट के बारे में बात करें 78.3% कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट्स हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं 21.2%। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, B2C और B2B भी देखने के बारे में सोच सकते हैं। तो मेजरली इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 83.5% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 16.5%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें ROA 20% है, ROC 24% है, जो कि अपने एवरेज से हमें नीचे नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल अब भी अच्छे नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% है, इसी के आसपास ही आपको दिखाई पड़ता है। 14, 15, 16 इसी के आसपास ओवर करता है। डेट टू इक्विटी 0.04 है, कंपनी पर कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है, अच्छी बात है, नेग्लिजिबल कर्जा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज अच्छे हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन ये FY21 का है। फिलहाल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो फिलहाल के लिए Q3 में आपको नीचे जाते हुए नजर आए हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हमें डिसेंट नजर आता है। बहुत अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड तो नहीं है, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हुई लेकिन ग्रोथ आपको बहुत ही स्लो होती हुई नजर आई है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ होती हुई नजर आती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, लाखों करोड़ों में कामकाज है, 7-8 हज़ार के आसपास का इनका रेवेन्यू है, उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ग्रोथ यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 69.98%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.42%, अदर DIA 3%, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन 11.6%, रिटेल एंड अदर्स कैटेगरी में 10.8%, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें 8-9% के आसपास हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खास चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, पिछले कुछ क्वार्टर से इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 19 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से मात्र 5% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 20% का अपसाइड है, लोअर साइड पे 24% की गिरावट है और मीडियन 7% की गिरावट बता रहा है। तो देखिए 5-6% तो स्टॉक मूवमेंट कर ही जाता है। तो मीडियन तो यहाँ पर आप समझिए करंट मार्केट प्राइस के नज़दीक ही है। तो यहाँ पर हायर साइड पे 20%, लोअर साइड पे 24% के टारगेट्स बताए जा रहे हैं। तो क्या ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट यहां पर बियरिश चल रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है? वैल्यूएशन आपको ज्यादा नजर आता है। दूसरा रीजन ये है कि क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा है, ग्रोथ भी आपको थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई है। इन्हीं में से सारे कॉमन रीजन हमें दिखाई पड़ते हैं। 1,28,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 101 का PE रेशियो है। तो क्लियरली वैल्यूएशन तो इसका सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन इसका महंगा ही नजर आता है, काफी ज्यादा प्रीमियम PE ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये जो सेगमेंट है अधेसिव्स वाला सेगमेंट है, स्पेशली यहाँ पर कोई मोनोपोली तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कंपनी काम कर रही है, बहुत सी कंपनीज काम कर रही है, कई सालों से ओपन मार्केट है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी पिडिलाइट इंडस्ट्री ने मार्केट लीडरशिप यहाँ पर पकड़ के रखी है। इनका जो ब्रांड वैल्यू बन चुका है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आता है। ये एक रीज़न है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको PE एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। जितनी ग्रोथ प्रॉफिट में हो रही है उससे ज़्यादा ग्रोथ आपको हर साल प्राइस में होती भी नजर आती है। हर साल माने जरूरी नहीं है कि हर कैलेंडर ईयर में वो ग्रोथ होगी, ओवर द ईयर्स आपको CAGR बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक साल में स्टॉक ने डिसेंट रिटर्न्स बना कर दिए हैं और जुलाई के बाद स्टॉक आपको थोड़ा बहुत शांत होता हुआ नजर आया। तेज़ी तो देखने को मिली लेकिन मोमेंटम स्लो हो गया था। ये ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, गिरावट हो गई और यहीं से स्टॉक सपोर्ट लेकर वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे कि 2200 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि हमने डिस्कस भी किया था। ये गिरावट देखने को मिली, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आपको देखने को मिला। उसके बाद ये जो कंजेशन जोन था, साइडवेज
जोन था, यहीं पर स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज फिर से होता हुआ नजर आया और एक बार हमें गिरावट भी देखने को मिली, स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया। मूविंग एवरेजेस यहाँ पर आ चुके थे, कॉन्सोलिडेट हो चुके थे, सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस बैक करता हुआ नजर आया, वापस उसी लेवल पे पहुंचता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बुलिश भी काफी ज्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि 20 डेज का मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा ऊपर आ चुका है। जब भी 20 डेज का मूविंग एवरेज नीचे चला जाता है तो वहां पर मतलब है स्टॉक वीक है। अभी वापस ये ऊपर की तरफ क्रॉसओवर कर चुका है तो स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आती है। डेली आरएसआई 61 का लेवल है, मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, जनरली ये स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास आता है, सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है और फिलहाल भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें तेजी देखने को मिली है। वीकली आरएसआई 56 का लेवल है, 40-45 की रेंज से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला और फिर से ये स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नीचे गया था, वापस आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है, करंट मार्केट प्राइस पे ये रेजिस्टेंस है 2530 2550 के आसपास का ये रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है। तो आप देख पाएंगे पहले भी स्टॉक में ये जो रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला, ये जो गिरावट देखने को मिली, थोड़ा ऊपर गया, यहीं से स्टॉक नीचे आया था, यहाँ से भी स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया, वापस उसी लेवल पे स्टॉक पहुंच चुका है। 2530 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के बारे में बात करें, इमीडिएट सपोर्ट हमें 2400 के जोन में दिखाई पड़ता है, यहां से ही बाउंस लेकर ये ऊपर गया था, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। 2100 2200 ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल के लिए जो पहला सपोर्ट है 2390 2400 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो ऑफकोर्स ये लेवल आ सकता है। तो फिलहाल मेरा व्यू ये है कि स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, एक तेजी देखने को मिल सकती है और स्टॉक हमें 2750 जो कि अपना ऑल टाइम हाई है उसके भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। एक झटके में नहीं जाने वाला है भाई, यहां पर थोड़ा वेट करेगा, उसके बाद जा सकता है, लेकिन ओवर द टाइम आपको ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये सिंपल है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया, स्टॉक ने एक अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई, ऐसा नहीं है कि हायर लेवल पे ये चढ़ता ही जा रहा है चढ़ता ही जा रहा है। एक रैली के बाद ये जो बड़ी रैली यहां पर देखने को मिली, उसके बाद इसने ब्रेक लिया और एक ऊपर के लेवल से 15-20% के आसपास की गिरावट भी दिखाई है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका था, रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली इसने ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ये डायरेक्टली ऐसा जाता तो यहां पर चांसेस होते हैं कि यहां से स्टॉक वापस एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकता था, लेकिन यहां पर पहले ये ऊपर गया, फिर छोटा सा इसने एक हैंडल बनाया, कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसे आप कह सकते हैं। तो ये पॉजिटिव सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है, रेस्ट करके स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये मेरा लॉजिक है कि यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है, तो हम स्ट्रेटेजी क्या अपना सकते हैं। जैसे ही ये स्टॉक हमें 2540 के आसपास जाता हुआ नजर आता है, हम यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 2385 के आसपास का लेवल, 2380 का लेवल, राउंड ऑफ रखिए, 2380 का लेवल हम स्टॉप लॉस की तरह रखेंगे। और टारगेट के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके भी ऊपर जाएगा, 3000 का लेवल हमें आता हुआ नजर आएगा, जो कि उस एनालिस्ट का टारगेट भी था। हम 3000 राउंड ऑफ नहीं लगेंगे, कई बार क्या होता है टारगेट 3000 का रहता है, उससे थोड़ा से नीचे चला जाता है, तो हम 2990 इस प्रकार का कुछ टारगेट रख सकते हैं। तो ओवरऑल राउंड ऑफ हम 3000 के आसपास के लेवल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। उससे पहले 2750 का लेवल एज अ हर्डल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, जो हफ्ता 2 हफ्ता ही खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो वो 2750 पे निकल सकते हैं, लेकिन उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 के आसपास हो जाएगा, जबकि मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह नजर आता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा नजर आता है। रिस्क आपका हो जाएगा 150 रुपये के आसपास का, टारगेट आपका यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 400 450 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो एक डिसेंट, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी नजर आता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो आप सेम ये फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं, सेम स्टॉप लॉस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टॉप लॉस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस आया था, देखिए हर एक मौका होता है, 2200 पे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इतना मौका नहीं था जितना लॉन्ग टर्म के लिए था। तो हर एक का एक अपना प्राइस होता है। फिलहाल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेहतर अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। जब स्टॉक में एक रीजनेबल करेक्शन देखने को मिले तो तब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। खरीदना चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती है।
कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं, मार्केट लीडर कंपनी है, डीआईएस का स्टेक बढ़ रहा है, ग्रोथ भी डिसेंट देखने को मिली है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा नजर आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डीआईएस का स्टेक बढ़ तो रहा है, लेकिन ओवरऑल कोई बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही हुआ है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, वैल्यूएशन हमें थोड़े से प्रीमियम नजर आते हैं, एक्चुअली अच्छे खासे प्रीमियम चल रहे हैं। एफआईएस का स्टेक नीचे जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत नहीं थोड़ा बहुत ही नीचे गया है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बियरिश नजर आते हैं, 95% के एनालिस्ट बियरिश चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सबके लिए आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 2380 का लेवल एज अ स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लेंगे। टारगेट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 के जोन में हम अपना मिड टर्म का टारगेट रखेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट हो जाएगा वो 2750 का हो जाएगा, लेकिन आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।